काफी दिनों बाद मेरा गांव लौटना हुआ था। गांव में मेरे पुरखों की जमीन जायदाद थी, उसी का निबटारा करना था। आज से तकरीबन 25 साल पहले मैं गांव छोड़कर देहरादून चला गया था। वहीं पर मेरी वन विभाग में नौकरी थी। गांव में अपना कहने के लिए कोई था ना जो वापस आता। वहीं मेरी शादी हुई, बच्चे हुए। अब बेटी की शादी करनी है तो सोचा गांव में जो जमीन और घर पड़ा है उसको बेच के निबटारा करूं। गांव आते आते मुझे रात के 9 बज गए। गांव अब काफी बदल गया था, इसलिए रास्ता ढूंढने में काफी दिक्कत हुई। गांव काफी वीरान सा लग रहा था। शायद गांव में अब कम ही लोग रहते थे। वैसे भी अब गांव उजड़ ही रहे हैं। लोग नौकरी की तलाश में शहर जाते हैं और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। गांव का मुख्य रास्ता ढूंढने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं उसी रास्ते पर गाड़ी चलाता सीधा चल रहा था। इसी रास्ते पर दाईं तरफ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसे मैंने अपने बचपन से ही देखा था। आगे चलकर वो पीपल का पेड़ अभी भी वैसा था। उसके कुछ हिस्से जरूर सूख गए थे पर बाकी वैसा ही था। पीपल के पेड़ के सामने आते ही अचानक मेरी गाड़ी रुक गई। काफी कोशिश की उसे स्टार्ट करने की, पर वो नहीं हुई। आखिर बाहर निकल मैंने बोनेट उठाकर देखा तो गाड़ी धुआं छोड़ रही थी। बराबर चलने की वजह से गाड़ी गर्म हो गई थी। पानी की बोतल निकालकर देखी तो खाली थी। गांव का सुनसान रास्ता, पानी कहाँ से लाऊं, समस्या थी। तभी याद आया कि पीपल के पेड़ की दाईं तरफ आगे जाके पहले कुछ घर हुआ करते थे, शायद अभी भी हो, जाके देखूं। मैं अपनी याददाश्त के सहारे उस तरफ बढ़ चला। थोड़ी दूर चलने पर दूर से रोशनी आती दिखी। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। थोड़ा नजदीक जाके देखा तो एक झोपड़ी में लालटेन जल रही थी और उसी से ये रोशनी आ रही थी। मैंने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी, कोई है क्या, मुझे जरा पानी चाहिए। अंदर से कुछ अजीब सी गंध आ रही थी और अजीब सी चप चप की आवाज भी। कोई है क्या, मुझे जरा पानी मिलेगा, मैंने फिर आवाज दी। तभी अंदर से कुछ खटपट की आवाज आई और एक बड़ी ही मनहूस सी सूरत का आदमी सामने आया। शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे सालों से नहाया ना हो। कपड़ों की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। चेहरा बिल्कुल जर्द हो रखा था और आंखें ऐसी जैसे उनके सारे भाव ही खत्म हो चुके हो। उसकी सूरत देख थोड़ी झुरझुरी सी छूटी। जी मुझे जरा पानी चाहिए था, दरअसल मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई है। हम रुको, लाता हूँ, वो सर हिलाते हुए बोला। और थोड़ी देर में अंदर से वो एक हरे रंग की बोतल में पानी लेकर आया। पानी लेकर मैं धन्यवाद बोल चलता बना। आकर पानी डाल गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। अब इस रात में अपना घर ढूंढना तो मुश्किल था और रास्ते में कोई नजर भी ना आता था जो रास्ता पूछ लूं। तो किले पर जाने की सोची। दरअसल हमारे गांव में एक किला हुआ करता था जहां पर पुराने राजा के वंशज अभी भी थे। मेरे जाने से पहले तक बस राजा और रानी ही थे, उनको कोई संतान ना थी। सोचा आज रात किले पर ही काटी जाए। ये सोचा किले के दरवाजे सामने गाड़ी रोक उतरा। किले पर जाने के लिए जो रास्ता था वो एक अंधेरी सुरंग की तरह था, मगर पहले यहाँ चारों तरफ लाइट रहती थी। अब 25 साल बाद आया हूँ तो चारों तरफ अंधेरा पड़ा है। मैं अपने फोन की टॉर्च जला आगे बढ़ा। ऊपर तक चढ़ते चढ़ते मेरा दम फूल गया। ऊपर चढ़ के मुख्य द्वार के सामने बने चबूतरे पर बैठ गया कुछ देर दम मारने के लिए। तभी देखा सामने से कोई आता है। पास आके वो बोला, कौन बैठा है यहाँ? अरे मैं यही का रहने वाला हूँ, आज ही शहर से आया हूँ कुछ काम के सिलसिले में। किससे मिलना है? बस रात भर रुकने को जगह चाहिए। हम चलो अंदर आओ। उस आदमी की आवाज बड़ी ही सर्द सी थी, पर वो काफी दूर खड़ा था सो शक्ल कुछ ठीक से ना दिख रही थी। मैं उठ के उसके पीछे पीछे चल दिया। मुख्य द्वार से अंदर होकर एक बहुत बड़ा खुला बाग था जिसमें पहले बड़े सुंदर फूल खिला करते थे। उसके बाद एक दो दरवाजे आते थे जिनमें एक दरवाजा राजा रानी के निजी महल की तरफ जाता था और दूसरा मुख्य आंगन में खुलता था जिसके आसपास कई कक्ष बने थे। वो आदमी मुझे दूसरे वाले दरवाजे से अंदर ले गया। यहाँ पर भगवान का शुक्र था कि लाइट थी। अब मैंने भरपूर रोशनी में उसका चेहरा देखा और मैं दंग रह गया, क्योंकि इन्हें मैं जानता था, ये रामफल काका थे। 25 सालों में मैं तो बूढ़ा हो गया पर रामफल काका जैसे थे वैसे ही थे। मैंने उन्हें आवाज दे रोका, काका आप अभी भी यही रहते हैं? ये सुन काका ने मेरी तरफ मुंह घुमाया और उनकी सूरत देख मुझे उस झोपड़ी वाले आदमी की याद आ गई। काका और उसमें जरा भी अंतर ना था। काका की उम्र तो मानो जहां 25 साल पहले थे वही थम गई थी, पर उनका चेहरा एकदम जर्द हो रहा था और आंखें भी एकदम भावहीन। उस अकेले महल में उन्हें देख फुरहरी सी आती थी। तुम मुझे जानते हो? काका सर्द सी आवाज में बोले। हाँ काका, मैं प्रबल जोशी, याद है आपको? 25 साल पहले मैं यही गांव में रहता था, बचपन में आता था इस महल में, याद है आपको? मैं उन्हें याद दिलाते हुए बोला। होगा, मुझे आजकल कुछ याद नहीं रहता, ये कह काका ने सीधा टाट ही लौट दिया। अब जान पहचान निकलना व्यर्थ था, सो मैंने दूसरी बातें की। काका महल इतना खाली क्यों है, यहाँ अब कोई रहता नहीं क्या? रहते हैं ना, पर अभी सब काम में व्यस्त है। काका की आवाज और अजीब हो गई।
अब तक हम एक कक्ष में आ चुके थे, इसमें बिस्तर वगैरह था। काका बाहर निकलते हुए बोले, अब इसी में आराम करो तुम, मैं जाके खाना भिजवा देता हूँ। ये कह काका सीधे चले गए और मुझे भौचक्का सा छोड़ गए। अब मैंने कक्ष को देखना शुरू किया। इसमें एक तरफ बिस्तर लगा हुआ था और उस पे तरतीब से गद्दे वगैरह लगे हुए थे। मैं उस पे बैठ नजर घुमाने लगा। दीवार में एक तरफ बोर्ड में बल्ब जल रहा था जिसकी पीली पीली रोशनी बड़ी बीमार सी लग रही थी। मैं काफी लंबा सफर करके थक गया था, सो आराम करने बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। किसी की आवाज से आंख खुली, देखा तो एक 13-14 साल का लड़का हाथ में खाने की थाली लिए दरवाजे पर खड़ा था। खाना लाया हूं, खा लीजिए। इस बच्चे की आवाज भी वैसी ही सर्द सी थी और सूरत भी वैसी ही मनहूस। मैंने हाथ के इशारे से उसे अंदर बुलाया और थाली को पास रखी छोटी सी टेबल पर रख दिया और उससे अपने पास बैठने को कहा। वो मेरे बगल से बैठ अजीब निगाहों से देखने लगा। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? प्रबल, वो मुझे देर तक घूरते हुए बोला। अरे मैंने अपना नाम नहीं पूछा। मुझे हंसी आ गई। वो घूरता रहा और बोला, प्रबल, अच्छा तो तुम भी प्रबल हो। मैंने उसकी पीठ पे हाथ रखा, पर अचानक जैसे कर्ज सा लगा हो। बच्चे की पीठ मानो ठंडक से शिमला हो रही थी। अरे तुम क्या ठंडे पानी से नहा के आए हो? मैं हैरान था। हम नहीं नहाते, कह वो उठ के भाग गया। कुछ देर तो मैं हैरान रहा, फिर सोचना छोड़ खाना की तरफ मुड़ा। खाना देखा तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा था, एकदम गर्मागर्म ताज़ा। थाली में 3 सब्जियां, एक कटोरी में खीर और गर्मागर्म रोटियां। मैं ज्यादा ना सोच खाने पे हाथ साफ करने लगा। सब्जियां किसकी थी ये तो समझ ना आया, पर जो भी था स्वादिष्ट। खाना खा मैं फिर सीधा हो गया। फोन में टाइम देखा तो 12 बज रहे थे और नेटवर्क नदारद था, सो मैं फिर से सो गया। रात को बगल वाले कमरे से आती किसी आवाज से मेरी आंख खुली। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 लोग फुसफुसा रहे हो। लाइट जलाने के लिए मैं स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा, पर स्विच तो ऑन ही था। फिर बल्ब क्यों नहीं जल रहा? शायद मैं सोने से पहले बंद करना भूल गया और ये बल्ब खराब हो गया शायद। मैंने बिस्तर से फोन उठाया, बैटरी भी अब अंतिम सांसें ले रही थी। पर फोन की टॉर्च ऑन करके देखा तो मेरे होश गुम हो गए। ये था वही कमरा, पर बिल्कुल दूसरे ही रूप में। दिवाली ऐसी थी जैसे सालों से ना रंग हुआ हो ना किसी ने एक झाड़ू मारी हो। पूरा कमरा धूल से भरा, बिस्तर भी एकदम बदरंग था। मैंने फिर से बल्ब जलाने की कोशिश की, पर वो चालू होता कैसे? ऊपर बोर्ड में देखा तो बल्ब ही नहीं था, उसकी जगह मकड़ी का जाला लटक रहा था। मुझे लगा मैं नींद में चल के किसी दूसरे कमरे में आ गया। मैंने बिस्तर के बगल से रखी टेबल की तरफ टॉर्च मारी। टेबल भी वहां थी और उसके ऊपर रखी थाली भी। पर ये क्या, अब मेरे बचे हुए होश भी जाते रहे। जिस थाली में मैंने खाना खाया था उसमें खून और मांस के टुकड़े पड़े थे। तो क्या मैंने ये खाया? और मेरा जी मिचलाने लगा और मैं बाहर निकल भागा। तभी मुझे बाहर निकलकर बगल वाले कमरे से आती आवाजों का ध्यान आया और मैं चुपके चुपके उस तरफ बढ़ा। अब तक मैं समझ चुका था कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। एक एक कदम में संभाल के रख रहा था, एकदम बेआवाज। मोबाइल की टॉर्च को मैंने बंद कर रखा था। दरवाजे से झांकने पर समझ आया कि 3-4 लोग अंदर घुसे हुए और शायद कुछ खा रहे हैं। उनकी चप चप की आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। एक दूसरे से उलझते भी जाते थे। मैंने एक तरफ हो फोन में टाइम देखा, रात के 2:30 बजे। आखिर ये लोग कौन सा भंडारा कर रहे हैं? ये सोच मैंने टॉर्च जला के देखा और जो देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और ऐसा लगा कि किसी ने मेरा दिल अपनी मुट्ठी में पकड़ भींच दिया हो। पर अब कौन सा दिल? वो सब दरिंदों की तरह बैठे हुए, जिनमें वो लड़का प्रबल और रामफल काका भी थे, मेरी ही लाश को खा रहे थे। आखिर क्या हुआ था उस गांव में? वो लोग ऐसे क्यों बने? किसका साया था उस गांव पर? उनका अंत कैसे हुआ? इसके आगे की कहानी जारी रहेगी इसके अगले एपिसोड में।